अभी हम देखेंगे जैविक अपक्षय। तो देखिए, हमने इससे पहले देखा था भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। अभी हम देख रहे हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में देखिए, भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों में भेड़ आपने देखा होगा, जो ऐतिहासिक किले वगैरह होते हैं वहाँ पे आप कभी गए होंगे। किले के बुर्ज पर बड़े हुए वृक्षों को देखा ही होगा, वहाँ पे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको भी देखा होगा आपने। उस जगह वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग होते हुए भी देखा होगा। साथ ही साथ वो जो पत्थर जो है, उन पत्थरों पर उगे हुए जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो पेड़ों की जड़ें उन पत्थरों में घुसकर वो पत्थरों को अलग करते हुए या पत्थरों को तोड़ते हुए भी आपको वहीं पे दिखाई दिया होगा। देखो, जैसे यहाँ पे दिया भी एक फोटो, एक तस्वीर दी है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ये जड़ें बढ़ने से जो है पत्थरों के कणों में तनाव निर्माण होता है और पत्थर टूटने लगते हैं। यहाँ पे आपको एक आकृति भी दी गई है जैविक अपक्षय की, मतलब वृक्षों की वजह से किस तरह से अपक्षय होता है उसके एक उदाहरण है। फिर आगे है चिट्टियाँ बॉम्बी बनाती है। चींटियाँ रहती है, चींटियाँ इसे होल वगैरह छेद बनाती है। उसके बाद चूहे, घूस, खरगोश, इन जैसे प्राणी भी और कुछ कीटक भी क्या करते हैं, जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इन सभी प्राणियों के बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। इन सभी प्राणी जो होते हैं किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, बिल खोदने वाले या बिल बनाने वाले प्राणी। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। और इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, काई, उसके बाद पत्थर फूल इत्यादि वनस्पतियां बढ़ती हैं, उसमें भी चट्टानों का अपक्षय होता है। ये चट्टान जो होती है, इनका अपक्षय होने की ये भी कुछ कारण है। एक तो पेड़ों की जड़ें वगैरह वो चट्टानों में घुस जाती है, चट्टानों में जाती है, जिसके कारण चट्टानें टूट जाते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ कारण है, जैसे कुछ जो बिल खोदने वाले जो प्राणी है, चूहे हुए, खरगोश हुआ, इन सभी प्राणी भी क्या करते हैं, चट्टानों को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो चट्टाने रहते हैं, बहुत दिन तक पानी के क्षेत्र में रहने की वजह से उनके ऊपर शैवाल या फिर पत्थर पुलिन जैसी वनस्पतियाँ आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों पर अपक्षय होता है। देखो यहाँ पे आपको पत्थर फूल दिखाई दे रहा है, तो ये पत्थर फूल भी क्या हो रहा है, ये अपक्षय का ही एक कारण है। अभी देखिए और एक है विशाल क्षरण। विशाल क्षरण क्या है, चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल से ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब कभी कभी गुरुत्वाकर्षण की वजह, जब बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पत्थर क्या हो जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, ढलान से नीचे आ जाते हैं और नीचे जाकर तलहटी पर जाकर रुक जाते हैं। कई वर्षों तक ऐसी क्रियाएं चलती रहती है और इसके कारण तीव्र ढलान की तलहटी के पास ये अपक्षीय टुकड़े इकट्ठा होते हैं और ऐसे स्थान पर शंक्वाकार ढेर बन जाता है। अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा ही होती है। इस प्रक्रिया को विशाल क्षरण कहते हैं। और विशाल क्षरण दो तरह से होता है, एक तीव्र ढलान पर वह तीव्र गति से और मंद ढलान पर वह मंद गति से ये जो क्षरण होता है, जहाँ पे ज़्यादा ढलान है वहाँ पे तीव्र गति से, देखो यहाँ पे है तीव्र गति से होने वाला क्षरण। तो तीव्र गति से होने वाला क्षरण में क्या है देखेंगे, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि धंसना, इन जैसे हलचलें जो है तीव्र गति से होती है। जहाँ पे तीव्र गति से ये सभी क्रिया होती है, कौन सी, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन होना, भूमि संघनन होना, भूमि धंसना, इन जैसी क्रिया जो है ज़्यादा गति से बड़ी मात्रा में होती है। और बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावना अधिक होती है और अपक्षित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार हो जाती है। और ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल अपक्षित पदार्थों में रिसने में पदार्थ का वजन बढ़ जाता है और परिणाम इसका क्या होता है, ऐसे अपक्षीय पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकते हैं और बड़ी मात्रा में पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। जैसे पुणे जिले में मालिन गांव पर चट्टान की भूस्खलन की दुर्घटना आपको याद ही है। 2 साल पहले पुणे गांव में वहाँ पे मालिन नाम का एक गांव है, उस मालिन गांव में अचानक से भूस्खलन हुआ बारिश की वजह से। और इस भूस्खलन के कारण क्या हो गया, जो पर्वत के ऊपर या पहाड़ के पास जो बहुत सारा
जो पत्थर वगैरह थे वो पूरे गांव में घुस गए, जिसके कारण बहुत सारे घर वगैरह क्या हो गए थे, उद्ध्वस्त हो गए थे। अनेक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। इसे भूमि का धंसना या भूमि अवपात भी कहते हैं। देखो यहाँ पे एक आकृति दी गई है, चट्टानों का भूस्खलन, मतलब ये अपने जगह पे ही क्या हो गई है, जमीन धंस गई है। इसी प्रकार भूकंप के कारण भी विशाल क्षरण होता है। साथ ही साथ कभी भूकंप वगैरह होता है, ऐसे समय भी ऐसे बड़ी मात्रा में आपको परिणाम होते हुए आपको दिखता है। कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम के प्रदेशों में विशाल क्षरण धीमी गति से होता है। जहाँ पे शुष्क मौसम वाला प्रदेश है वहाँ पे इस तरह का जो क्षरण है वो बहुत धीमी गति से होता है। समशीतोष्ण प्रदेश में ढलान पर धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं और इस क्रिया को मृदा सर्पण या मातलोट इस तरह से कहा जाता है। देखो क्या होता है, ढलान में है, लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं, धीरे धीरे करके जो है ढलान होता है और जिसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बांध बन जाते हैं, उसको मृदा सर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक आकृति दिख रही है मृदा सर्पण की, दिख रही है, मातलोट या मृदा सर्पण ऐसी आकृति है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे खनन अपक्षरण किस तरह से हुआ है। यहाँ पे आपको देखा है पत्थर वगैरह जो है पहाड़ से ऐसे ढलान पे आके गिर के रुक गए हैं। फिर यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक भूस्खलन हुआ है, मतलब यहाँ अगर ऊपर देखेंगे तो आपको एकदम जो यहाँ जो पर्वत जो है एकदम सीधा सीधा आपको कटा हुआ दिख रहा है। उसका कारण भी यही है क्योंकि वहाँ से भूस्खलन होकर पूरी मिट्टी या पत्थर जो है नीचे आके रुक गए हैं, और ये आपने देखा ही था, मृदा सर्पण का एक उदाहरण है। खनन या अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान भूक्षरण, यह भी बाह्य प्रक्रिया के क्षरण यह विविध कारकों के द्वारा होता है। पवन, बहात जल, हिमानी पवन, उसके बाद बहता जल, उसके बाद हिमानी समुद्री जल एवं भूजल, इनके कार्यों से भी क्षरण होता है। और भूक्षरण के कारण एवं उनसे बने भूरूपों का अध्ययन हम क्या करेंगे, अगले पाठ में देखेंगे। जो इसकी वजह से भूक्षरण की वजह से जो भूरूपे वगैरह बनते हैं, उन भूरूपों का हम अध्ययन क्या करेंगे, अगले पाठ में करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, आपको समझ में आया होगा इससे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अपना ये पाठ यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।